अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने लास्ट टाइम देखा कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बार बार पढ़ रहे हैं हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे से किससे मिलकर बनता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन भी पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड की भी डिटेल पढ़ ली। तो इसका मतलब हमने पूरे का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आज पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा ओवरऑल नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का यूनिट कौन होती हैं? नर्व्स या न्यूरॉन्स, नर्व सेल या न्यूरॉन, जो कि हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों सिस्टम किससे मिलकर बने हुए होते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन से। तो हम आज डिटेल किसकी पढ़ रहे हैं? सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। तो ये जो हमारा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स का बंडल था, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन जो बॉडी के एक एक पार्ट तक जाती है वो कौन लेकर जाता है? क्या वो ब्रेन वहाँ से खुद जाता है? नो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों क्या करते हैं? नर्व्स की मदद से, नर्व्स जो है वो मैसेजेस लेकर जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से भी, और यहाँ से भी नर्व्स निकलती हैं। तो नर्व्स हैं जो मैसेजेस को लेकर जाती हैं। इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पर इंफॉर्मेशन या जो मैसेजेस हैं ऑर्डर दे देते हैं। उन मैसेजेस को, उन ऑर्डर्स को लेकर किसने जाना है, या इनके पास लेके किसने आना है? नर्व्स ने। ये पूरी बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं। ये नर्व्स का जो सिस्टम है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर क्या हुआ? किस पर मुश्तमिल होता है? नर्व्स प्लस गैंग्लियन भी होते हैं। अब गैंग्लियंस क्या हैं? नर्व्स तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया, जो सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट से मिलकर बनती है। गैंग्लियन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी असल में इसके अंदर भी क्या है? नर्व से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसके अलावा जहाँ बाकी की जो नर्व्स हैं वो मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्व्स जब पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, इन नर्व्स के अंदर क्या होती हैं, किससे मिलकर बनती हैं? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये नर्व्स मिलकर बनी होती हैं, बेसिक इसमें पार्ट होते हैं एक नर्व सेल या न्यूरॉन के। ये सेल बॉडी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, डेंड्राइट्स। और ये क्या होता है? लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्सॉन। अब गैंग्लियन क्या होता है? जब इस तरह से एक नर्व और दूसरी कोई नर्व गुजर रही है, कहीं से ये गुजरती हैं, तो इनकी सेल बॉडीज़ कहीं पर ग्रुप बना लेती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके अलावा बाहर कहीं भी जब सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं, ग्रुप बनाती हैं, तो उसे कहते हैं गैंग्लियन। तो गैंग्लियन क्या है? ग्रुप ऑफ या क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड, किसके अलावा, किसके बाहर? आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर जहाँ पर भी सेल बॉडीज़ का ग्रुप बनता है उसको कहते हैं कि ये ग्रुप क्या कहला रहा है? गैंग्लियन। तो ये गैंग्लियन और नर्व्स को हम इकट्ठे क्या कहते हैं? ये क्या बना रही हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? नर्व्स और गैंग्लियन से। अब नर्व्स कौन कौन सी हैं? कुछ नर्व्स वो हैं जो मैसेजेस लेकर आती हैं किसके पास? ब्रेन के पास। कुछ नर्व्स वो हैं जो मैसेजेस लेकर जाती हैं या लेकर आती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास।
इनमें से कुछ नर्व्स जो ब्रेन के पास मैसेज लेकर आती हैं या ब्रेन से रिलेटेड हैं वो क्या कहलाती हैं? क्रेनियल नर्व्स। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज को लेकर आ रही हैं, लेकर जा रही हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो फिर नर्व्स किस तरह की हुई? दो तरह की, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स के होते हैं 12 पेयर्स, जबकि स्पाइनल नर्व्स के हमने स्पाइनल कॉर्ड में भी पढ़ा था 31 पेयर्स होते हैं। तो ये सारा नर्व्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है कि नर्व्स और गैंग्लियंस मिलती हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्व्स का भी हमने पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा हुआ है उसकी डिटेल। लेकिन किस किस तरह की नर्व्स होती हैं? कुछ ब्रेन से रिलेटेड हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड तक सिर्फ मैसेज को लेकर आती हैं, लेकर जाती हैं। तो जो ब्रेन से रिलेटेड है उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड नर्व्स को कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। कितने पेयर्स होते हैं इनके? क्रेनियल के होते हैं 12 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स। उसके बाद ये जो नर्व्स हैं ये दो तरह के पाथवेज बनाती हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग क्या दे सकते हैं यहाँ पर? पाथवेज या टाइप्स ऑफ पाथवेज। दो तरह के यहाँ पे पाथवे या रास्ते बनते हैं। एक को कहते हैं सेंसरी पाथवे, एक है हमारे पास सेंसरी पाथवे, और सेकंड वाला है मोटर पाथवे। अगर तो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व आपने पढ़ा हुआ है तो फिर ये भी उसी से रिलेटेड है। अब मोटर पाथवे या सेंसरी पाथवे कौन से पाथवेज हैं? पाथवे का मतलब क्या होता है? रास्ता। सेंसरी पाथवे वो पाथवे है जो मैसेज कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? रिसेप्टर से। इसने मैसेज लेना है रिसेप्टर से और पहुँचा देना है किसके पास? कोऑर्डिनेटर के पास। मोटर पाथवे क्या करता है? कोऑर्डिनेटर से मैसेज को लेता है और पहुँचाता है इफेक्टर के पास। तो अगर मैसेज जा रहा है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास तो हम क्या कहेंगे? कौन सा पाथवे है? वो सेंसरी पाथवे। जब मैसेज आ रहा है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स के पास तो हम कहेंगे ये कौन सा रास्ता है या कौन सा पाथवे है? मोटर पाथवे। अभी जो मोटर पाथवे है ये आगे से फिर दो तरह का होता है। मोटर पाथवे की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो मोटर पाथवे है यानी कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक मैसेज लेकर जाना है तो वो किस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो किसको कंट्रोल करता है? हमारे वॉलंटरी एक्शंस को। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारा कॉन्शियस कंट्रोल, यहाँ हम सिंपल क्या कह सकते हैं? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं या जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हमारा चलना फिरना, सोना जागना। जैसे कि एग्जांपल क्या है यहाँ पर? स्केलेटल मसल्स, यह हमारा स्केलेटन जिसका काम क्या है? मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है? हमारे कंट्रोल में है, ये इसकी एग्जांपल है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हम याद रखेंगे ऑटोनॉमिक से, यानी जो ऑटोमेटिकली या जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं। तो ये कौन से एक्शंस होते हैं यहाँ पर? इनवॉलंटरी। जैसे कि ये कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कार्डिक मसल्स हैं, दिल के मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्मूथ मसल्स हैं, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। इसी तरह कुछ ग्लैंड्स वगैरह। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी मर्ज़ी से नहीं बल्कि ये खुद ब खुद काम करते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो एक्शन हमारी मर्ज़ी से होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको कहते हैं हम वॉलंटरी एक्शन।
तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है, ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। अब जो ऑटोनॉमिक है इसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स है। पहले हमने पढ़ी है मोटर पाथवे, उसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी? एक हमने कहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और सेकंड हमने कहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अभी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म कर रहा था, ये आगे से फिर 2 तरह का होता है। जो ऑटोनॉमिक है, पहले मोटर के 2 टाइप्स पढ़ी हैं, अब ऑटोनॉमिक की 2 टाइप्स हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? कभी कभार कभी कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी स्ट्रेस कंडीशन, तो उस दौरान स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसमें हमारा प्यूपल डायलेट करता है। इसमें होता क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आती है, प्यूपल डायलेट करता है। जैसे लड़ाई झगड़े में हमारी आंखें नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाता है प्यूपल का साइज़, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आए तो हम तेज़ी से सांस लेना शुरू हो जाते हैं, तो ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, दिल की धड़कन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। डाइजेशन जो है वो रुक जाती है, खाना ही नहीं हमारा आगे गुजरता। ये सारा कुछ उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगी, तो इनहिबिट डाइजेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, फाइट और फ्लाइट यानी कहीं पर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आई उस दौरान बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्यूपल साइज़, प्यूपल डायलेट कर जाएंगे, हमारी आंखें जो है वो ऐसे खुल जाती हैं, जैसे साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, डाइजेशन या तो स्लो हो जाती है या बिल्कुल ही रुक जाती है, यानी खाना हमारा आगे गुजरता ही नहीं है। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, क्या स्ट्रेस कंडीशन एक दफ़ा आती है तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहती है? कुछ टाइम आता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होती है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो जितनी वो थोड़ी होगी नॉर्मल होने में उतना ही टाइम लगता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इनको नॉर्मल करवाने में काम करता है। ये जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन कम होती है तो ये सारा कुछ क्या होता है, वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। प्यूपल साइज़ वापस अपनी शेप में आ जाता है, ब्रीथिंग रेट जो था इंक्रीज़ हुआ था वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो कंडीशंस, हालात जो स्ट्रेस कंडीशन थी जैसी वो नॉर्मल हुई, ये सारा कुछ नॉर्मल अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक का काम, नॉर्मल करवाना। और सिम्पैथेटिक क्या करता है, यानी ये स्ट्रेस नहीं देता। जब कोई बाहर से हमें इन्वायरमेंट से कोई स्ट्रेस मिलती है तो उस टाइम उस स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है, वो ये रिस्पॉन्स देती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, जब नॉर्मल होती है कंडीशंस तो ये इन सब चीज़ों को नॉर्मल करवा देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, यहीं पर ही आ जाएगा। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन? हमारी बॉडी में 2 तरह के एक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, एक जिन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ब्रेन में हमारे जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, जो हायर सेंटर तक, ब्रेन के हायर सेंटर्स तक पहुंच जाते हैं, उन्हें कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और वो वाले फंक्शंस जो ब्रेन के हायर सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते उन्हें हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस।
तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हम कहते हैं आमतौर पर वॉलंटरी एक्शंस यानी जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, आमतौर पर हम ये कहते हैं। तो जो ब्रेन के हायर सेंटर तक पहुंच जाएंगे वो वॉलंटरी एक्शंस होंगे, जो ब्रेन के हायर सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे वो इनवॉलंटरी होंगे। अब ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, कभी कभार इनवॉलंटरी एक्शन कभी कभार समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है। एक तो ब्रेन के हायर सेंटर्स तक नहीं पहुंच सका और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा क्विक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। तो उस टाइम पर हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जब ये बहुत ज़्यादा क्विक होगा तो हम इसे क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन कब कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जब इनवॉलंटरी एक्शन बहुत ज़्यादा क्विक होगा। और कभी कभार ऐसे होता है कि इनवॉलंटरी एक्शन बहुत ज़्यादा क्विक हो तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे, उसको फिर रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जिस जगह से, जिस पाथवे से गुज़र कर जाता है, वो पाथवे जहाँ से गुज़र कर वो नर्व्स वगैरह गुजरे इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन पर नोट लिखें। तो सबसे पहले क्या है, हमारे अंदर वॉलंटरी एक्शंस भी हो रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस भी परफॉर्म होते हैं। वो वाले एक्शंस, वो वाले काम जिनको ब्रेन के हायर सेंटर्स तक जो पहुंच जाते हैं या ब्रेन के हायर सेंटर कंट्रोल कर लेते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस हैं। वो जो कि ब्रेन के हायर सेंटर्स तक नहीं पहुंच सके उन्हें हमने कहा इनवॉलंटरी एक्शंस। कभी कभार इनवॉलंटरी एक्शन समटाइम्स वेरी क्विक होते हैं, तो उस टाइम पर हम इन्हें नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन जिस जगह से गुजर कर ये पूरा एक्शन, ये जो काम हुआ, तो उस जगह को हमने उतने रास्ते को नाम दे दिया रिफ्लेक्स आर्क का। अब रिफ्लेक्स एक्शन की यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है। यानी कौन सी एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नर्व्स वगैरह जो हैं या मैसेज जो है किस तरह से हमारे ब्रेन के हायर सेंटर तक गया है, कौन से मैसेजेस हैं जो ब्रेन के हायर सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जब हम किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत ज़्यादा गर्म थी हमने टच किया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म चीज़ को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमें टेम्परेचर का भी एहसास होता है, यानी हमें गर्म चीज़ का भी एहसास होता है और थोड़ी देर बाद हमें एक जलन सी, पेन सी जो है वो भी फील होती है। तो यानी हमें एक टाइम में दो चीज़ों का एहसास हुआ, टेम्परेचर और पेन। तो हॉट चीज़ को जब हमने टच किया तो हमें क्या क्या फीलिंग वहाँ पर आई, एक तो टेम्परेचर की, वो जितना गर्म था उसकी, और सेकंड हमें जो फीलिंग आई वो थी पेन की। अब जो टेम्परेचर के लिए नर्व्स हैं वो कहाँ तक मैसेज लेकर जाएंगी, सबसे पहले मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो हमें फील क्या होगा, वो टेम्परेचर का एहसास होगा, हमें उस गर्मी का एहसास होगा जितना वो गर्म होगा। फिर उसके बाद कुछ इंटरन्यूरॉन्स जो है वो मैसेज ले जाएंगी ब्रेन के पास। तो हमें किसका एहसास होगा फिर, तो पहले हमें गर्म चीज़ को जब भी टच करेंगे तो आपने ये देखना है, हमें पहले टेम्परेचर का एहसास होता है, उस जलन का, उस गर्मी का, और फिर हमें बाद में पेन वगैरह या जो जलन सी महसूस होती है वो थोड़ी देर बाद फिर हमें उसका एहसास होता है। तो यानी ब्रेन तक मैसेज आने में टाइम लगा, हायर सेंटर्स तक। तो एक ही एग्जांपल है, उसमें कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है टेम्परेचर के लिए, और पेन के लिए कोऑर्डिनेटर है हमारे पास ब्रेन। तो टॉपिक आज का था हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डिटेल से पढ़ा और रिफ्लेक्स एक्शन को भी देखा है हमने।